हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। साल 2014 के बाद से भारतीयों का इंटरेस्ट इकोनॉमी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा है। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि 2014 से पहले 90% इंडियंस को इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा था उसके बारे में कुछ नहीं पता होता था। देश की ग्रोथ रेट कितनी है, देश की जीडीपी कितनी है, देश की पर कैपिटा कितनी है, इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होता था। पर 2014 के बाद से ये चीज चेंज हुई है। लोगों का इंटरेस्ट अब इकोनॉमी की तरफ जाग रहा है और ये अच्छी बात है, क्योंकि जितने लोग देश की अर्थव्यवस्था को समझेंगे, जितना उसके बारे में जानेंगे, उससे देश को ही फायदा होगा। देखो, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ की शुरुआत 1991 से हुई थी, जब भारत सरकार ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। पर आप कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को बूस्टर शॉट मोदी एरा में मिला है। जहां 2014 में इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, वहीं आज 2023 में इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं और इन्हीं रिफॉर्म को स्टडी करने के बाद तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कहना है कि अभी तो इंडिया की ग्रोथ जर्नी की शुरुआत हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत इसी हिसाब से ग्रो करता रहा तो 2027 तक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और एक इकोनॉमिक पावर हाउस होगा। अब मोदी सरकार ने कौन कौन से रिफॉर्म किए हैं और इससे इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस कैसे बनेगा, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में ऐसे कौन से 8 बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म किए हैं जिसके चलते इंडियन इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ गई है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। डीमोनेटाइजेशन के 8 महीने के बाद 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। कुछ लोगों ने चिल्ला चिल्ला के दिमाग खराब कर दिया था कि इससे इंडियन इकोनॉमी को नुकसान होगा, इंडियन मार्केट बर्बाद हो जाएगा, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जीएसटी को जैसे ही भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था, लोगों को इससे समझने में प्रॉब्लम हुई थी। पर जैसे जैसे लोग जीएसटी को समझने लगे, वैसे वैसे जीएसटी के चलते इंडियन टैक्स पेयर्स के नंबर भी बढ़ने लगे। 5 सालों में जीएसटी ने 1.3 मिलियन टैक्स पेयर को यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम से जोड़ दिया है। इसके अलावा अब हर महीने भारत सरकार को रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन मिल रहा है, जिससे भारत सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और उन पैसों को भारत सरकार देश की डेवलपमेंट में खर्च कर रही है। इसके अलावा जीएसटी से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी फायदा हो रहा है। जीएसटी आने से पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पे टैक्स ज्यादा लगता था, वहीं अब कम लगता है। जीएसटी आने से पहले भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को सेल करने में 12.5% एक्साइज ड्यूटी, 12.5% वैट और 2% सीएसटी देना पड़ता था इंटर स्टेट सेल करने के लिए। वहीं अब जीएसटी के चलते 12 से 18% टैक्स देना पड़ता है। सिर्फ लग्जरी आइटम पे 28% जीएसटी लगता है। इसके अलावा जीएसटी आने से पहले मैन्युफैक्चरर्स को मल्टीपल रिटर्न फाइल करना पड़ता था, वहीं अब सिर्फ जीएसटी फाइल करना पड़ता है। तो जीएसटी से इंडियन इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी। मेक इन इंडिया का मेन मोटिव भारत के 25 सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, जिससे भारत का इंपोर्ट बिल कम हो सके, भारत की डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ सके, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो सके। जब 2014 को पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी, तब इसका बहुत मजाक बनाया गया था। पर आज मेक इन इंडिया से इंडियन इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। जहां 2014 में भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 134 रैंक पे था, वहीं आज 63 रैंक पे आ गया। 2014 में भारत ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 72 पोजीशन पे था, जो 2021 में 43 पोजीशन पे आ गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 76 थी, जो 2021 में 50 है। 2014 में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 54 थी, जो 2021 में 35 है। इसके अलावा एफडीआई भी भारत में इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा मेक इन इंडिया का फ्यूचर शानदार होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि भारत सरकार के पास अब मेक इन इंडिया का 6-7 साल का परफॉर्मेंस डेटा आ चुका है। तो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करने में प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे भारत सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सी स्कीम लॉन्च की है, जैसे कि स्किल इंडिया, जिसमें लेबर्स को पर्टिकुलर जॉब की ट्रेनिंग दी जाएगी, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, पीएलआई स्कीम, ये सब मेक इन इंडिया को बूस्ट करेंगी। देखो, भारत एक दिन मैन्युफैक्चरिंग हब जरूर से बनेगा, पर इसमें टाइम लगेगा। चाइना को भी टाइम लगा था। चाइना ने मेक इन चाइना 1978 में लॉन्च किया था और उसका फायदा उसे 20 सालों के बाद मिलना शुरू हुआ था। तो भारत को भी आने वाले समय में मेक इन इंडिया से बहुत फायदा होने वाला है। जिस तरह कुछ नेताओं ने जीएसटी मेक इन इंडिया का मजाक बनाया था, उसी तरह यूपीआई का भी बहुत मजाक बनाया गया था। पर आज यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम किसी भी देश के पास नहीं है। यूपीआई ने भारत के डिजिटल पेमेंट में एक रेवोल्यूशन ला दिया है। यूपीआई इजी टू यूज, सिंपल, सेफ, सिक्योर्ड है। यूपीआई बहुत ही आसान है, 24/7 अवेलेबल होता है, ट्रांजैक्शन तुरंत हो जाती है। बैंक या एटीएम की लंबी लाइन में खड़े नहीं होना पड़ता है। जब चाहा तब पेमेंट कर दी, ऑनलाइन कभी भी कुछ भी खरीद लिया। आज भारत में यूपीआई एक चाय वाला से लेकर बिजनेसमैन तक यूज कर रहा है। भारत डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। भारत में हर महीने यूपीआई से 12 से 13 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है। हर एक सेकंड में यूपीआई से 2348 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 60% इंडिया के रिटेल पेमेंट यूपीआई से हुई थी।
लोग अपना छोटा से छोटा ट्रांजैक्शन भी यूपीआई से कर रहे हैं। एनपीसीआई ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 50% ट्रांजैक्शन की वैल्यू 200 रुपए से कम थी। इससे ये समझ में आ रहा है कि यूपीआई ग्राउंड लेवल तक बहुत ही आराम से पहुंच गया है। यूपीआई के चलते भारत का ई कॉमर्स मार्केट भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। भारत में लोग पहले के मुकाबले अब ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जिसके चलते भारत का ई कॉमर्स मार्केट बढ़ रहा है और भारत इस समय वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स मार्केट बन गया है। दुनिया में आज जहां कई डेवलप देश कार्ड बेस्ड सिस्टम को क्यूआर कोड पेमेंट सिस्टम से रिप्लेस करने में लगे हुए हैं, वहीं भारत के पास आज एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो दुनिया भर के पेमेंट सिस्टम से 10 साल आगे है। इसके अलावा यूपीआई अब इंटरनेशनल होता जा रहा है। अब दूसरे देशों ने भी यूपीआई को अपनाना शुरू कर दिया है। तो मोदी सरकार के इस रिफॉर्म से इंडियन इकोनॉमी को बहुत फायदा हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए और भारत की इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनाने के लिए मोदी जी ने 1 अप्रैल 2020 को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम पीएलआई स्कीम की शुरुआत करी थी। पीएलआई स्कीम को 5 साल के लिए लाया गया। पीएलआई स्कीम से भारत सरकार दुनिया भर की कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंटिव दे रही है। इस स्कीम में भारत सरकार का कहना है कि अगर कोई भी कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उन कंपनीज को भारत सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलेगा। डिफरेंट कंट्री से पार्ट मंगवा के भारत में असेंबल करने वाली कंपनी को इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। अभी पीएलआई स्कीम को 2 साल हुए हैं, पर इससे इंडियन इकोनॉमी को फायदा मिलना शुरू हो गया है। भारत में कई इंटरनेशनल कंपनीज आ गई हैं जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर रही हैं, जिससे भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। अभी हाल ही में भारत ने रिकॉर्ड एप्पल के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए हैं। भारत का मोबाइल एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है। बहुत से इकोनॉमिस्ट का कहना है कि पीएलआई स्कीम से भारत को असली फायदा 2024 से मिलना शुरू हो जाएगा, जब बहुत सी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो उस समय पीएलआई स्कीम इंडिया की जीडीपी में 4% कंट्रीब्यूट करेगी। तो पीएलआई स्कीम से इंडियन इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है। देखो, जनधन अकाउंट सिस्टम की बात बहुत कम लोग करते हैं और ये रिफॉर्म ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है, पर रियलिटी में जनधन ने ग्राउंड लेवल पे बेस्ट परफॉर्म किया है। आज जनधन के चलते भारत सरकार आराम से गरीबों के अकाउंट में पैसे डाल सकती है। कोविड के समय जनधन अकाउंट के चलते ही भारत सरकार ने गरीबों को, किसानों को और जरूरतमंद लोगों के अकाउंट में पैसे डाले थे। अगर आज भारत सरकार बिना करप्शन के गरीबों को सब्सिडीज दे पाती है तो ये सिर्फ जनधन अकाउंट के चलते हो पा रहा है। जनधन योजना से भारत में 46 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं, जिसमें से 56% अकाउंट होल्डर वुमेन्स के हैं। 5.4 करोड़ अकाउंट होल्डर को भारत सरकार की डायरेक्ट कैश बेनिफिट का फायदा मिल चुका है। तो ये रिफॉर्म मोदी सरकार का बेस्ट रिफॉर्म है। मोदी सरकार ने गवर्नमेंट बैंक्स की हालत को सुधारने के लिए बैंकिंग रिफॉर्म भी किए हैं और इससे गवर्नमेंट बैंक्स के एनपीए और लॉस कम हो रहे हैं। जब 2014 में मोदी सरकार पावर में आई थी तब गवर्नमेंट बैंक का एनपीए बहुत ज्यादा था। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसको सिंपल में बोलूं तो बैंक्स जो लोन कंपनीज को देती है उस लोन अमाउंट को कंपनीज नहीं चुका पाती है, तो जो लोन अमाउंट फंसा हुआ होता है उसे एनपीए बोलते हैं। तो जैसे ही मोदी सरकार पावर में आई उसके बाद एक एक करके कई बैंक्स के घोटाले सामने आने लगे। कई बिजनेसमैन गवर्नमेंट बैंक्स को चूना लगा के देश से भागने लगे। कुछ लोग यहाँ पे मोदी सरकार को ब्लेम करते हैं कि उनके टेन्योर में इतने बैंक्स के केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि ये जो लोगों के केस सामने आ रहे हैं उन लोगों को लोन कांग्रेस के टेन्योर में मिला है। तो जब मोदी सरकार पावर में आई तो उन्होंने 2015 में बैंक्स के एनपीओ को सॉल्व करने के लिए 4R रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, रिजोल्यूशन एंड रिफॉर्म पे काम करना शुरू किया और आज के समय बैंक्स का एनपीए ऑल टाइम लो पे आ गया है। भारत के 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि भारत सरकार बहुत जल्द पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को लॉन्च करने वाली है, जिससे देश के अंदर एक होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। तो 13 अक्टूबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने गति शक्ति को लॉन्च किया। आने वाले समय में गति शक्ति भारत के लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि देखो हमारे देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। भारत में आपने अक्सर ये देखा होगा कि एक बार रोड बनती है, कुछ दिन बाद अपने आप ही खराब हो जाती है, तो उसे दोबारा से बनाया जाता है। इसके अलावा कई बार तो कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिए जाते हैं, जिसके चलते आधा काम होता है और आधा काम नहीं हो पाता है, जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसके अलावा कई बार यह भी देखा गया कि एक बार रोड बनती है, फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट को याद आता है कि रोड के नीचे गैस पाइपलाइन, सीवेज पाइपलाइन लगाई ही नहीं गई है, तो इसके चलते फिर से रोड को तोड़ा जाता है और फिर गैस सीवेज पाइपलाइन लगाई जाती है और फिर से रोड को बनाया जाता है। अब इस मिस मैनेजमेंट से एक तो देश के लोगों को परेशानी होती है, साथ में भारत सरकार का पैसा भी बहुत वेस्ट होता है। तो इसी मिस मैनेजमेंट को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने गति शक्ति मास्टर प्लान को लॉन्च किया है। इस मास्टर प्लान के तहत 16 डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज जैसे कि रेलवे, रोड एंड हाईवेज, पेट्रोलियम एंड गैस, पावर, टेलीकॉम, शिपिंग, एविएशन को एक साथ एक जगह पे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू लाया जाएगा, जिससे मिस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसके अलावा गति शक्ति के थ्रू भारत सरकार देश में 100 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च करने वाली है, जिससे भारत में लॉजिस्टिक इंप्रूव हो सके और भारत में बिजनेस तेजी से ग्रो हो सके। तो आने वाले समय में गति शक्ति इंडियन इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है।
देश की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है। इस फैसले से भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 21वीं सदी भारत की है, तो इसके लिए आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना होगा। पीएम मोदी ने लैंड, लेबर, लिक्विडिटी के साथ साथ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड जैसे 5 पिलरों को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत से भारत सरकार डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ावा देना चाहती है। अब ये रिफॉर्म तो नया है, पर इस रिफॉर्म से भी आने वाले कुछ सालों में इंडियन इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है। इन सब के अलावा मोदी गवर्नमेंट ने कुछ और अच्छे रिफॉर्म किए, जैसे कि पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स को कट किया है, उज्ज्वला स्कीम, द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, बैड बैंक को बनाया है, पीएम किसान मिशन को लॉन्च किया है, वन नेशन वन कार्ड को लॉन्च किया है। तो देखा जाए पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म किए और मुझे लगता है कि आगे भी ये करते ही रहेंगे। 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार इक़्तिदार में आई है, तो उसके बाद से बीजेपी भारत की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात बनती जा रही है। और अब पिछले कुछ रियासती इलेक्शनों में भी ये चीज़ देखने में आई है, जहां मोदी सरकार ने और बीजेपी सरकार ने रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। गुजरात की असम्बली इसकी एक मिसाल है और इसके साथ साथ यूपी की असम्बली भी इसकी एक मिसाल है। खैर, अगर अब वीडियो के मौजू की बात की जाए तो ऐसे 8 काम बताए जा रहे थे जिन्होंने इंडिया की इकानमी को ग्रो करने के लिए बुनियादी किरदार अदा किए हैं, और सारे ऐसे मामलात से जिनकी वजह से भारत की इकानमी को एक ऐसी बेस मिलना शुरू हो गई है जो आने वाले वक्तों में भारत को एक बड़ी मुआशी कुव्वत यानी बड़ी इकोनॉमिक पावर बनाने में मददगार साबित होगी। जीएसटी की बात कर रहे थे, तो मोदी सरकार के इन इकदामात की वजह से टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है और उस टैक्स के पैसे को आवाम की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ मेक इन इंडिया पॉलिसी की बात कर रहे थे, जो मोदी सरकार ने 2014 में इक़्तिदार में आने के बाद सबसे पहला काम किया था, और इसके तहत इंडिया में एक ऐसा माहौल बनाया गया था जिसकी वजह से इंडिया की इकानमी को ग्रोथ लेने में आसानी हो। इसी मेक इन इंडिया पॉलिसी की वजह से स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोजेक्ट भी शुरू हुए हैं, और इसकी वजह से भारत में प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है और भारत का इंपोर्ट बिल कम हो रहा है और भारत की एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो रहा है। तो मेक इन इंडिया पॉलिसी यकीनी तौर पर भारत की इकानमी के लिए बहुत ज़्यादा साजगार साबित हो रही है। इसके बाद यूपीआई की बात की जा रही थी, तो यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन में एक ऐसा इनकलाब है जिसने पूरी दुनिया को मुतासर करके रख दिया है, और इसने 140 करोड़ से ज़ायद भारतीयों की ज़िंदगी में इंतहाई बेहतरीन और बुनियादी किरदार अदा किया है। और यूपीआई में होने वाली ट्रांजैक्शन 13 लाख भारतीय करोड़ से भी ज़्यादा की हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि 50% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन सिर्फ 200 रुपये से कम मालियत की थी, यानी कि यूपीआई को भारतीय बहुत ही छोटे पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से एक आम भारतीय की ज़िंदगी में अच्छी खासी आसानी पैदा हो गई है। इसके साथ साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन होने की वजह से करप्शन के इम्कानात भी अच्छे खासे कम हो गए हैं, और भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बना है, और एक साल में $200 बिलियन से ज़्यादा की डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई है, जो दुनिया के किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से यूपीआई दुनिया के बहुत से मुल्कों की ख्वाहिश बना हुआ है, और दुनिया के बहुत से मुल्क भारत से इस निज़ाम को हासिल करना चाहते हैं। और इसके बाद बात की जा रही थी जनधन अकाउंट की, जिसकी वजह से गरीबों को भारतीय सरकार की तरफ से बराह रास्त इमदाद दी जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और ऐसे मामलात, और जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ और ज़्यादा पसंद आ रही थी, जिसमें 16 महकमों को मिलाकर एक ऐसा उनका राब्ता कायम कर दिया गया, जहाँ पर भी कोई तरक्याती प्रोग्राम होगा पहले उन सारे महकमों की मुदाखलत होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले सड़क बनाई जाए बाद में पाइप डाले जाएं, बल्कि पहले जब सारे महकमे ऑन बोर्ड होंगे तो फिर हर काम तरतीब से होगा, जिसकी वजह से भारतीय सरकार का पैसा भी बचेगा और ये पैसा भारतीय अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो कुल मिला के बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, और इन सारे प्रोजेक्ट्स की वजह से भारत की इकानमी यकीनी तौर पर ग्रो कर रही है, और भारत की इकानमी दुनिया में पहली $1 ट्रिलियन इकानमी है जो इस रेट के साथ ग्रो कर रही है, तकरीबन 9% के आसपास। और 2027 तक ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी बन जाएगी। आज 2023 में ये दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है। तो मोदी सरकार के इन इक़दामात ने भारत को सच में चेंज करके रख दिया है, और अब लोगों की इकानमी में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है, और अब भारतीयों को इकानमी के बारे में अच्छा खासा शऊर भी पैदा होना शुरू हो गया है। और इन सारे मामलात की वजह से जब भारत की इकानमी ग्रो कर रही है तो फिर वेस्टर्न मीडिया सारे मामलात को नेगेटिव लेता है,
और वो किसी तौर भी नरेंद्र मोदी की इन कामयाबियों को अच्छा नहीं समझता और नरेंद्र मोदी से अच्छा खासा हेट भी करता है। पिछले दिनों बीबीसी ने भी नरेंद्र मोदी से मुतल्लिक़ कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री जारी की है जिसमें उन्हें एक नाकाम हुक्मरान के तौर पर दिखाया गया था, लेकिन ये वेस्ट का एक प्रोपोगेंडा है जो किसी सूरत नहीं चाहते कि इंडिया जैसा मुल्क तरक्की करे, क्योंकि ये वही ब्रिटिश थे जो 1947 में भारत को अच्छा खासा कंगाल करके वापस अपने देश को लौट गए थे। और आज यूके का प्राइम मिनिस्टर भी भारतीय नयाद ऋषि सुनाक है। तो भारत बहुत तेजी के साथ ग्रो कर और बहुत सारी बेस्ट चीज़ है कि अपने सारे टारगेट को अपने वक्त पे हासिल कर ले। आपकी कीमती का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रखना चाहते हो तो अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।